वहां भी आएगा, तो ये यूज मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना। नाम है चैप्टर का डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल वर्ड बना किससे, डिपार्टमेंट से, है ना। तो डिपार्टमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहला यही सवाल होता है कि डिपार्टमेंटेशन क्यों। सोलो कंट्रोल रखो ना, डिपार्टमेंटेशन क्यों, डिपार्टमेंटेशन क्यों। डिपार्टमेंटेशन समझ लो, देखो मैनेजमेंट में एक होता है क्या, सेंट्रलाइजेशन, और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज दैट, डिवीजन ऑफ पावर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इज इट फ्रूटफुल, बोलो। एक बंदे के हाथ में सारा कमांड दे दो, है ना, एक बंदे के हाथ में सारा कमांड दे दो। देखो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अंतर जानते हो ना, बस वही अंतर होता है कि एक सिंगल हैंडेडली जो वर्क होता है और जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है उसमें। चाइना को लोग नेगेटिवली क्यों देखते हैं, क्योंकि एक ही बंदे का राज चलता है। मतलब तूने जुबान खोली, छोड़ चाइना तो फिर भी छोटा मोटा एग्जांपल है, चलते वो गोलू गोलू बस, है ना। कौन, हाँ किम जोंग यून, ऐसे नाम है ना, हालांकि नाम कम, चाउमीन का नया ब्रांड लग रहा है ना। तो मतलब हालांकि अभी इतना बोल दिया ना मैंने, अगर मेरे उसको मैं उसको मिल गया ना, तो मतलब मेरी तो मतलब नाखून भी नहीं देखने देगा मेरे को कहीं, मतलब मिलेगा वो भी अलग जगह पे कहीं फेंक के आएगा, मतलब मेरे को तो मतलब अलग ही तरीके से मारेगा अगर इतना भी बोल दिया मैंने। समझ गए ना कितना खतरनाक है। सो मतलब मैं उसकी कहानी सुना था, मेरे को एक बार उसको पता चला कि उसका एक सगा चाचा था, पार्लियामेंट में बैठ के झपकी ले लिया, उसको मरवा दिया। या हमारे वाले बैठ के वहां पे सोते हैं, मूवी देखते हैं, कैसी कैसी मूवी देखते बता नहीं सकता, छोड़ दो, है ना, पकड़े तो काफी कुछ देखे गए हैं। तो मतलब हमारे वाले तो अलग ही है ना। तो भाई साहब एक वो हो गया, और हमारी कंट्री में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, पब्लिक, मतलब आप समझो ना, किसी एक बंदे के इशारे पर सब कुछ नहीं चलता। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटेशन एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल की बात करोगे। हालांकि सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है यहाँ पे भी, बट जो डिसेंट्रलाइजेशन कराई जाती है, मतलब आप इंडिविजुअल्स को वर्क डिवाइड कर देते हो, इससे फायदा क्या होता है, काम बढ़ जाता है। सोचो, इमेजिन करो, किसी एक ही टीचर को कितने सब्जेक्ट हो हमारे, 8 पढ़ाने को दे दिया जाए, एक टीचर पढ़ा सकते है ना। चलो हो गया। एक टीचर अगर 8 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, व्हाट विल हैपन टू यू, क्या होगा जिंदगी में। अरे तुम तो छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा, उसका क्या होगा। तुम्हें लगता है वो पढ़ा पाएगा, ऐसा नहीं। देखो मान लो सुपर ह्यूमन, ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले ने स्पेशली इसको फुर्सत में बनाया था, है ना, ऐसे बंदे को, और सारे टैलेंट गिन गिन के भरे थे, लेकिन यार दिन तो 24 घंटे का मिलता उसको भी, 8 सब्जेक्ट, तुम्हें लगता है वो हैंडल हो पाएगा। 8 सब्जेक्ट एक बंदे के सर पे डाल दो, हैंडल हो पाएगा। इट इज लाइक हैंडलिंग 8 तरबूज, 8 तरबूज ऐसे हाथ में हैंडल करना, हो पाएगा सर, है ना। एक तो होता नहीं है नॉर्मली, एक दो तो हो जाए, मैं बता रहा हूँ कि मतलब 8 सब्जेक्ट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट ना। तो क्या किया जाता है इसके लिए, मल्टीपल लोगों को हैंडओवर किया जाता है। रीजन क्या है, इट विल बिकम कन्वीनियंट, द सब्जेक्ट मैटर विल बी क्रिस्टल क्लियर, ये एक्सपर्टीज जनरेट करेगा। इससे क्या होगा, सामने वाले को जो डिलीवर होगी चीजें वो मिक्स नहीं होंगी। पता चला मान लो यहाँ पढ़ा रहा है अकाउंट और साथ साथ में तुरंत अचानक याद आया टैक्सेशन, वो घुसा दिया, भूल गया था अकाउंट्स की क्लास थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर में फाइनेंस मतलब एफएम आ गया, उसके बाद लॉ भी आ गया। मतलब बंदा कंफ्यूज रहेगा, मैं पढ़ाऊं क्या। आएगा तो सबसे पहले ये चेक करेगा आज दिन कौन सा है, सिलेबस कौन सा है ना। तो मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी। तो क्या किया गया, डिवाइड किया। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब ही होता है क्या, इफेक्टिव कंट्रोल जनरेट करना, बस सिंपल से यही समझो, है ना। तो डिपार्टमेंटेशन करने का मतलब भी क्या होता है, यही होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब डिपार्टमेंटेशन करती है कि ये अलग डिपार्टमेंट, ये अलग डिपार्टमेंट, ये अलग डिपार्टमेंट, तो उसका मतलब क्या करना चाहती है, वो प्रॉपर कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहती है। हाँ या ना जवाब दो। सो डिपार्टमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव है क्या, कंट्रोल रखना, यही है, प्रॉपर कंट्रोल स्टैब्लिश करना। खैर हमारा वो मैटर नहीं है, हमारा मैटर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से। हमें अकाउंटिंग क्यों करनी है भाई, डिपार्टमेंट बना दिया, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है। अब देख लो, मान लो किसी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर लूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर लूं जिसका मालिक है मिस्टर एक्स, ठीक है ना। आज रोना मत बेटे, ठीक है ना।
देखो उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक है मिस्टर एक्स, जिसको प्रॉफिट हुआ इस साल का 200 करोड़। उस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से इसको एक साल में कितने का प्रॉफिट हुआ? अच्छा है बुरा है? बहुत अच्छा है, खुशी में मतलब पार्टी कर रहे हैं कि 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जिसमें 3 डिवीजन थे। कितने? ठीक है, और डिवीजन ए को संभाल रहा था मिस्टर पी, इसको संभाल रहा था मिस्टर क्यू, और इसको ये 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। सुनना ध्यान से, क्या हो बेटा? है चलो कोई नहीं, माधव चलेगा बेटा। ओके, ध्यान से सुनना। तो मिस्टर एक्स हैज गॉट कितने का प्रॉफिट? 200 करोड़। कम अमाउंट नहीं होता 200 करोड़, बहुत होता है ना? हाँ कि कम होता है? बहुत होता है यार। मतलब 200 करोड़ एक साल का प्रॉफिट है, पूरा नहीं, एक साल का नेटवर्थ नहीं, केवल प्रॉफिट है 200 करोड़ का, और उसी में खुश है। कितने डिपार्टमेंट से मिला के है? कितने मतलब समझ लो कितने फ्लोर से? 3 फ्लोर है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, हर फ्लोर का एक सेपरेट मैनेजर है, पी क्यू एंड आर। जो फ्लोर ए है, यहाँ पे मान लो ग्रोसरी का काम होता है, किसका? ठीक है, यहाँ पे मतलब रॉयल मार्ट यहीं पे है, ठीक है। दूसरा बी का है, बी का चलो तुम लोग अपना अपना बताओ, शौक बताओ, लगते हैं इसमें हमें क्या जाता है? क्लोथिंग, चलो ठीक है, क्लोथिंग एंड एसेसरीज, अपनी दुकान भी खोल ही लिया क्या? क्लोथिंग एंड एसेसरीज जूते की दुकान है, पापा कई तरीके से यूज करते हैं, बेचने के लिए भी यूज करते हैं, गलती करने में भी यूज करते हैं, क्लोथिंग। और तीसरा क्या मान लो, चलो जो तुम लोग पूरे दिन करते रहते हो इतना भी नहीं करना था यार, चलो मतलब फूड कोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, मतलब मूवी वगैरह वही है, ठीक है, समझो ध्यान से, इतना ही है। PQR 3 डिपार्टमेंट्स, 3 मैनेजर्स बना दिए गए कि इस फ्लोर को तुम रेगुलेट करो, इसको तुम, इसको तुम, है ना? ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में ना, ऐसा तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और इन तीनों ने मिला के जो अल्टीमेटली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट दिया, उसके हिसाब से मिस्टर एक्स को कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 करोड़ का प्रॉफिट। मिस्टर एक्स खुश है, बहुत खुश है, लेकिन बेटे क्या वो प्रॉपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर पाएंगे इन तीनों मैनेजर्स के ऊपर या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अगर उनको केवल इतना ही पता कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का 200 करोड़ का प्रॉफिट है? नहीं पता चलेगा। रीजन क्या है? दे डोंट नो। मिस्टर एक्स और उनके जो भी उनके साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स जो भी होंगे, वो सब, इनको पता नहीं कि पी ने इंडिविजुअली कितना प्रॉफिट कमाया, क्यू ने कितना कमाया, आर ने कितना कमाया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग लायक निकले और कुछ नालायक निकले, और अगर ओवरऑल रिजल्ट के बेस पे काम चेक किया जाए तो लायक लोगों के पीछे नालायक लोग क्या होते हैं? छुप जाते हैं, है ना? अब वो ऐसे कुछ हुआ, देखो इसने प्रॉफिट कमा के दिया इतने का, कितने का? 150 करोड़। इसने प्रॉफिट कमा के दिया, क्या बात है, पहले से प्रेडिक्ट कर दिया यार। और ये मतलब आप समझ रहे हो, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था, फूड कोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। मतलब सोचो, इसमें कभी ऐसा हो सकता लॉस हो? बोलो, पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना? कुछ तो मिसमैनेजमेंट कर रहा है ना ये बंदा। तो ऐसे में कब पता? देखो आपने तो, आपको तो 200 करोड़ का रुपए का वो बता दिया, आपको पकड़ा दिया, बीन बजाते रहो 200 करोड़ की बीन। लेकिन आप बताओ, आप जब तक ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं निकालोगे तब तक आपको प्रॉपर कंट्रोल स्टैब्लिश करने आएगा या कर पाओगे कंट्रोल प्रॉपर? अब अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पता है यहाँ पे कि 150 करोड़ है, 100 करोड़ है और 50 करोड़ है, इनको मोटिवेट करेंगे और अच्छा करो, लेकिन इसको गालियां तो देनी पड़ेगी ना? बोलो, अगर आपको पता ही नहीं होगा कौन कितना कमा रहा है तो कैसे काम चलेगा? तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर? ये चैप्टर का बैकग्राउंड था। रही बात क्वेश्चन, यही जनरेट होगा ना, वाई डिपार्टमेंटेशन, क्यों? पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मान लो ये त्रिदेवियां जो है, ये तीनों डिपार्टमेंट संभालती हैं, है ना? डिपार्टमेंट मतलब मालिक कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझो, खर्चा उन दोनों ने किया हो,
लेकिन चार्ज तीनों पे कर दिया आपने। ऐसे समझो गलती दो ने करी है, लेकिन साथ में थे तो क्या क्या बुला लिया तीनों, इधर आओ, और सुना दिया तीनों को। तो इसको क्या लगा, मुझे क्यों तोड़ा, है ना, मैं तो थी नहीं उसमें, गलती तो इन दोनों की थी। हालांकि आप देखो, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली नहीं पता, तो मैंने क्या किया, तीनों को सुना दिया। मतलब समझ में आ रहा है बात कि गलती दो की है, सजा तीन को मिल रही है। या कोई भी होगा, देखो कॉस्ट दो पे अगर इनकर हुई, तीन पे क्यों चार्ज करना। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप चार्ज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, पूरी कॉस्ट तीनों के ऊपर चार्ज हो रही है ना। जबकि कॉस्ट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दो के ऊपर हुआ और कम हुआ और दूसरे पे या हुआ ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक चार्ज का, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। बोलो भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब आप समझो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इलेक्ट्रिसिटी सब में बराबर बांट देते हो, गलत नहीं है, गलत नहीं है क्या, प्रॉपर एलोकेशन हुआ ये, नहीं हुआ सर। प्रॉपर एलोकेशन तब होता है जब हम पहले ये आइडेंटिफाई करते किसने कितनी यूनिट कंजम्पशन किया है, एंड अकॉर्डिंगली हम उस पर चार्ज करते है कि नहीं है। और ये कब पॉसिबल है प्रॉपर एलोकेशन, जब हम डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड रखने की कोशिश करेंगे तब। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में तो सब पे पूरा चार्ज हो रहा है, हाँ है ना। तो बात वही है, कॉस्ट हुआ या रेवेन्यू हुआ, अगर प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं होगा तो यू विल नॉट गेट द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, और जब तक परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी तब तक डिपार्टमेंट प्रॉपर कंट्रोल में नहीं आएगा। क्लियर है। तो पहला पॉइंट है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ऑल दीज आर बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन एक्चुअली, तभी बता रहा। देन प्रॉपर कंट्रोल ओवर बिजनेस। अब बेटा अगर आपने बिजनेस को एज अ होल ट्राई किया कंट्रोल करने का तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप उसमें ब्रेक करके डिपार्टमेंट वाइज आप रिपोर्ट देख रहे हो तो शायद इजी होगा कंट्रोल करना। इट इज लाइक कि टास्क को क्या कर दिया, डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, डिवाइड करके कंट्रोल कर रहे हैं, सो इट विल बी इजियर टू रेगुलेट। और इतने सारे प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने के बाद कंट्रोल और एस्टैब्लिश करना काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। देखो एक तो होता है लोकेशन, खर्चा जिसका उसके सर पे डालो, हाँ या ना, और एक होता है अपॉर्शनमेंट, कॉमन एक्सपेंसेस को एक प्रॉपर बेस पे डिवाइड करना, ठीक है ना, एक प्रॉपर बेस पे डिवाइड करना, दैट इज अपॉर्शनमेंट। यू लर्न अबाउट दैट जब आप ओवरहेड पढ़ोगे ना कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो वहां पे आपको अपॉर्शनमेंट एंड एलोकेशन का पॉइंट आएगा, वो ओवरहेड में पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट यही है, ठीक है। तो मैं बताया नहीं था कि आपको डिवीजन का काम वहां पे मिलेगा, अभी तो आपकी शुरुआत हुई होगी, मटेरियल चल रहा होगा, तो ओवरहेड तक जब पहुंचोगे तो ये सब चीजें देखोगे वहां पे भी। एंड लास्ट वन, जब सब कुछ सही जाएगा तो क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, किसकी, सबकी, डिपार्टमेंट की भी और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। जो 200 करोड़ का प्रॉफिट है कल को 500 भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो आई होप दैट इज ओके। हालांकि इन सब चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते, बट फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद पड़े और उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर दिया, कुछ नहीं होने वाला फिर तो। क्योंकि कोई भी आपको बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए भी तो सवाल कर सकते हैं, भाई पढ़ रहे हो तो मतलब क्या, पता होना चाहिए ना। तो ये है डिपार्टमेंटेशन, इसको नोट भी करना है आपको, फोटो ले लो, चलो अभी एक ही साथ कर लेना। अब जो कुछ बातें होती जिनके पास बेस पे थोड़ी सी बातें करनी हमको, कि इसको ध्यान रखना है, अपॉर्शनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। खुला ही है आपको, बुला भेज दो, और पानी बोतल दे दो गर्म करके देना, वही बैठना। हाँ मैं गर्म पानी पीता हूँ यार, क्या तूने सुना, अच्छा मैंने ये गलती से बोलते पानी बॉटल गर्म करके Now we are discussing about allocation and apportionment of this expenses to the concerned department. देखो दो चीजें मैंने बताई, अभी ऊपर भी वर्ड आया था एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन मतलब जिसकी गलती उसकी सजा दो, उसको सजा दो ना, गलती जिसने की उसको सजा दो, या जिसके काम हो, है ना, उसी को उसका क्रेडिट मिले। सुनो, एलोकेशन का मतलब होता है चार्ज करना, सीधा सीधा चार्ज करना। अगर एक्सपेंसेस किसी एक डिपार्टमेंट ने किए तो उसका बर्डन भी किसको बियर करना चाहिए, उसी डिपार्टमेंट को, हाँ है ना। जिस डिपार्टमेंट ने जो एक्सपेंस किया है उसका बर्डन उसी के सर पे जाए, दैट इज नोन एज एलोकेशन। एंड अपॉर्शनमेंट मतलब जब आप
मिलके किया हो तो सजा भी क्या होती है, मिलके ही झेलनी पड़ती है। सो एग्जैक्टली लाइक अपॉर्शनमेंट मतलब कॉमन एक्सपेंसेस होंगे कुछ जिनको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम रीजनेबल बेस। क्लियर। अब इसके लिए मैंने इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, तीन कैटेगरी मैंने बताई। पहला क्या लिखा मैंने, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। पहला क्या बोला बेटा, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। स्पेसिफिक का मतलब होगा किसी एक डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक जो एक्सपेंसेस हुए। अगर किसी एक डिपार्टमेंट के लिए एक्सपेंस हुआ तो चार्ज का होना चाहिए उसी डिपार्टमेंट में। तो आपको ये याद रखना है, आपको तीन कैटेगरी के एक्सपेंसेस मिलेंगे। हालांकि नाम कुछ भी हो बट ये आपको तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड करके दिया है। स्पेसिफिक एक्सपेंसेस डायरेक्टली चार्ज टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट ने खर्चा किया उसी के ऊपर चार्ज कर लो, बात करो। क्लियर। And what about that? Common expense. What is common expense? जो expense commonly किया है, मतलब एक common expense overall organization के लिए हुआ है, लेकिन you have the base to divide. हालांकि कॉमन एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस एक ही बात होती है, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कुछ तरीके से आपको समझाने के लिए काम किया है कि कॉमन एक्सपेंस, आपको उस एक्सपेंस को दिमाग में रखना जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया है, एंड यू हैव अ डेफिनेट बेस कि उसको डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 1 लाख रुपए का, और 3 डिपार्टमेंट्स थे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। अब तीनों का इंडिविजुअल यूनिट कंजम्पशन अगर अवेलेबल है तो क्या करना चाहिए, यूनिट कंजम्पशन के रेशियो में डिवाइड कर दो, हाँ या ना। चलो दूसरा होता है लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। आपको पता लेबर वेलफेयर मतलब क्या होता है, जो अपने लेबर जो वर्कफोर्स है उनको बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर तीनों डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ लेबर से कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, तो उसका एक रेशियो निकाल सकते हो प्रॉपर्ली, हाँ या ना, उसको डिवाइड कर सकते हो। चलो एक और एक्सपेंस ले लो, रेंट ऑफ द प्रीमाइस। अगर पूरे प्रीमाइस का रेंट जा रहा है तो यू नो द एरिया ऑफ द प्रीमाइस। अगर तीनों डिपार्टमेंट ने कितना एरिया है अगर वो डिवाइड कर दिया जाए तो एरिया के बेस पे डिवाइड हो सकता है, हाँ या ना, रेंट, हाँ या ना। तो इफ यू हैव द कॉमन बेस, इफ यू हैव द प्रॉपर बेस डिवाइड करने का, तो ओवरऑल भले एक्सपेंडिचर है लेकिन ये डिवाइड हो सकता है। तो जो डिवाइड हो सकता है उसको कहां रख देना, कॉमन एक्सपेंस। क्लियर है। एंड व्हाट अबाउट लास्ट वन, जनरल एक्सपेंस। इट इज आल्सो सिमिलर टू कॉमन एक्सपेंस। वी हैव द एक्सपेंस फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बट वी डोंट हैव द बेस टू डिवाइड इट। एक्सपेंस तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का है अपने पास, लेकिन कोई प्रॉपर बेस नहीं है डिवाइड करने के लिए, तो क्या डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये कंबाइंड पीएनएल या जनरल पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। नाउ व्हाट इज कंबाइंड पीएनएल और जनरल पीएनएल, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो पीएनएल अकाउंट होता है उसमें चार्ज हो जाएगा, हाँ या ना। समझो ध्यान से फिर से एक बार, जो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस होंगे किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, वो वहीं पे चार्ज हो जाएंगे उसी डिपार्टमेंट में, बात खत्म। ऐसे एक्सपेंसेस जो कॉमन होंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर बेस होना चाहिए डिवाइड करने के लिए, उसको हम कॉमन एक्सपेंसेस में रखेंगे और डिवाइड करके सब में चार्ज कर देंगे। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन डिवीजन करने का कोई बेस नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वही कॉमन एक्सपेंस जिसका बेस, अगर बेस नहीं मिल रहा है प्रॉपर तो क्या बन जाएगा, वो जनरल एक्सपेंस बन जाएगा। और जनरल एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, ओवरऑल पीएनएल जो बनाएंगे, यानी कंबाइंड पीएनएल या जनरल पीएनएल जो बनाएंगे उसमें चार्ज कर देंगे। ये कब बनाएंगे भाई, तीनों डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद उसके जोड़कर एक कॉमन पीएनएल बना लेंगे। तो वो देखेंगे वो कैसे होगा, अकाउंटिंग उसकी चिंता छोड़ दो। ये जो चीजें बता रहा हूँ ये केवल आपको बस हेल्प करेगा वहां पे छोटे मोटे कैलकुलेशन में, इतना बड़ा टॉपिक नहीं। अभी जो मैंने बताया आपको सिंपल चीजें बताई, ये इतनी बातें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, बता दूं अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, याद रखना। सो अगर मतलब थ्योरी नोट्स बना लोगे वो ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कंजूसी करी तो आपके नंबर उड़ने शुरू हो जाएंगे। याद रखना थ्योरी आती ही नहीं बेटा, अब क्या कभी नहीं आती। वो भी कहाँ 4 नंबर की तो थ्योरी थी, ट्रू फॉल्स कोई थ्योरी होती है।
थ्योरी होती है? नहीं है, वो तो केस मतलब केस स्टडी टाइप का हो गया ना। थ्योरी प्रॉपरली देखा जाए कंपलसरी में 4 नंबर की आती है, बाकी तो लास्ट क्वेश्चन तक कौन करता है यार। ये तो ऐसी बात होगी कि ऑप्शन में दिया तो उसको भी हमने काउंट कर लिया। तुम छोड़ भी तो सकते हो थ्योरी को, ऐसे तो बोला जाए मतलब। और वैसी बात अगर देखी जाए, देखो ध्यान से समझो, हालांकि मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करता थ्योरी नहीं पूछ सकते, क्योंकि ऐसे किसी क्लॉज में कहीं मेंशन नहीं है कि आईसीएआई थ्योरी नहीं पूछ सकते। तो इसलिए चीजें बताना जरूरी होता है और आपको पढ़ना भी है। अगर थ्योरी पूछेगा भी तो टेक्निकल थ्योरी पूछेगा, ये नहीं पूछेगा हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग समझाओ, है ना, ऐसी फालतू बातें नहीं करते हो। अब आपसे अगर पूछेगा भी तो लाइक डिपार्टमेंटेशन से तो यही सब चीजें पूछेगा, डिपार्टमेंटेशन का बेस वगैरह से ये सब नहीं आता। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, पहले ही क्लास में बता दिया था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सोनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा। दैट इज ऑफ कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स कंपलसरी होगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होगा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थ्योरी पूछेगा या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, वो वही होता है, ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएगा, जितने नोट्स लिखेंगे क्लास में उसी नोट से कवर अप होगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और नोट्स मिला भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं अगर नोट्स कैसे है अवेलेबल, वरना तुम्हें नोट्स बनवाऊंगा देख लेना। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, टेंशन मत लो, तुम्हारे पास यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे 7-8 एएस मिलेंगे, और उन 7-8 एएस में ऑन एन एवरेज एक एएस में हमने कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यहीं पे करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, घबराओ नहीं। एएस के क्वेश्चन 5-5 नंबर के केस स्टडीज टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो तुम्हें फाउंडेशन में पढ़ाया उससे कवर हो जाएगा। लाइक इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्वेश्चन अगर मैं AS2 नहीं भी पढ़ाया ना तो 90% क्वेश्चन जो आता है वो तुम्हें जितना फाउंडेशन में मैंने पढ़ाया बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था थ्योरेटिकल नोट्स में, इन्वेंटरी वैल्यूएशन को फाउंडेशन में वहां से कवर हो जाता है। मतलब कई बार बच्चे कहते सर ये तो फाउंडेशन वाला दे दिया है, हालांकि वो फाउंडेशन नहीं है बेटा, वो AS2 का है, इंटरमीडिएट का ही है, बट तुम्हें बता दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं वो फाउंडेशन का है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। AS10 में आ जाता है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। अब डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो अभी एक दो एग्जाम पहले की बात बता दो, तुम्हारे मॉड्यूल में फाउंडेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 9-10 ऐसे कुछ था जिसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हो रहा था और यूजफुल लाइफ चेंज हो रही थी, सेम आया था 5 नंबर में, आया था भाई। तुम्हारे एग्जाम में अगर आता तो 4 नंबर में आता, अब सीए इंटर में आया तो एएस के रूप में आया, तो वहां कितने में आया? 5 में आया। तो वही चीज है, तुम्हारे में तो प्रॉपर डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन आया था 4 नंबर का ना इस बार, तो वही चीज है बेटा, 4 का ही आया था शायद पहले क्वेश्चन में, लास्ट में 4 बचता था, 12, 4, 16, 4 की थ्योरी थी, 4 नंबर बच रहा था, तो डेप्रिसिएशन और बेसिक क्वेश्चन था, तो मतलब ठीक है। तो ये चीजें होती है बेटा। अब आप ये समझो कि मतलब थ्योरी प्रॉपरली तो नहीं भाई, बाकी का जो आपका पेपर होता है वो प्रॉपरली बेस्ड होता है प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो चैप्टर्स कर रहे हो इनसे थ्योरी की उम्मीदें बिल्कुल नहीं होती, मतलब 0.1% बोल लूं तो भी बहुत बड़ी बात, ठीक है। जो हमें इस पूरे चैप्टर में करना है, एज यूजुअल मैं हर चैप्टर के एंड में आपको ये बता ही देता हूँ, स्टार्टिंग में बता देता हूँ एंड में, कि आपको पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। दिस इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। पहला पॉइंट क्या है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व्स एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हालांकि देखो दोनों सेम ही होता है, स्टॉक रिजर्व एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, थ्योरेटिकली अगर देखी जाए बात तो दोनों सेम होती है, लेकिन आई विल टेल यू कि थोड़ा डिफरेंस होता है, कि क्या होता है वो समझना जरूरी है। ये कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। दूसरा क्या लिखा बेटा? प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। सिंपल है, डिपार्टमेंट वाइज यानी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट करना है। उसके बाद एक यूनिक प्रॉब्लम होगा, द प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म जीपी रेशियो। अब ये क्या होता है? ये क्वेश्चन का स्पेशल टाइप है, तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा, वो उसमें लिखा रहेगा ये टर्मिनोलॉजी, तो मैंने कैटेगराइज कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं है, मैंने कैटेगराइज कर दिया क्योंकि ये वर्ड उस क्वेश्चन में यूज होगा। यूनिफॉर्म जीपी रेशियो, कॉमन जीपी रेशियो, कांस्टेंट जीपी रेशियो, ऐसे वर्ड यूज करेगा, तो मैंने इसको एक प्रॉब्लम कैटेगरी बना दी क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे होगा। क्लियर? और लास्ट वाला, सेकंड लास्ट सॉरी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट अलोंग विद ऑफ अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट क्या होता है बेटा? डिवीजन ऑफ द एक्सपेंसेस।
तो यहाँ पे मल्टीपल कॉमन एक्सपेंसेस दे देगा, वहां पे रेशियो लगाओ, डिवाइड करो, ऐसा हो गया। तो ये वाला टॉपिक ऑलमोस्ट मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इसमें ही कवर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा डिवीजन आ जाएगा, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब से हटके स्पेशली एक टॉपिक कवर होगा, दैट इज रिलेटेड टू मेमोरेंडम बुक्स। अब ये क्या है, ये 4-5 टॉपिक में पूरा तुम्हारा सिलेबस कवर है। इस 5 टॉपिक को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मतलब आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग 100% कंप्लीट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इससे कम करना नहीं है। गो फॉर दैट। हाँ, यू मस्ट रिमेंबर कि आपको पता होना चाहिए हर चैप्टर की शुरुआत में। यह सीधी बात देखो, अगर तुम्हें पता ही नहीं है चैप्टर शुरू हो गया, तुम्हें पता नहीं चैप्टर का स्टार्टिंग और एंड क्या है, नहीं आएगा। एक डीएसएलआर मंगवा लो, है ना, लटका के गले में बैठे रहो, फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। पता ना बेचारे का 75 रुपए पर मंथ स्पेस के लिए लगता है। क्या है देखिए, वो मेमोरेंडम सर की बोतल, अरे कोई तुझे पता है। और ये क्या बात हुई, सर की बोतल क्या होता है भाई? भाई ये पानी बोतल की बात कर रहा था, है ना, सर की कोई बोतल नहीं है। ऐसे खुलेआम बोल रहा है सर की बोतल, सर की कोई बोतल नहीं है यार। अरे वो मैंने गलती से ना चैप्टर की शुरुआत में एग्जाम्पल में लिख दिया कि मिस्टर एक्स, अब उसको एक्स की याद आ गई और दिन भी ऐसा चुना। ठीक है बच्चे, आजा देखो, सारी बातें साइड कर दो, इसको भी थोड़ी साइड कर दो, ठीक है। और सुनो ध्यान से, आपको ना देखो, जब तक चैप्टर के शुरुआत और अंत का पता नहीं रहेगा तब तक आप कंफ्यूजन में जी रहे हो, मतलब आपको पता नहीं आपने पढ़ लिया, कंप्लीट पढ़ा या नहीं, तो फिर फायदा क्या है। और आप जब एग्जाम टाइम प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको ये पता हो जाए कितने टॉपिक पढ़ के जाओ तो चैप्टर कवर है, एग्जाम में ये चीज कवर अप हो जाएगी। सिंपल सी बात होती ना, इसलिए हर चैप्टर में मैं शुरू में पहली क्लास में बता देता हूँ इस चैप्टर में इतना काम करना है आपको, जिससे आपको डाउट ही खत्म हो जाए कि पढ़ना क्या। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आपको टॉपिक वाइज दिक्कत है, मतलब आप मेरे पास डाउट लेने आओगे तो सही इस वाले टॉपिक में दिक्कत है। अब अगर वैसे पूछते तो आप क्या करते, कुछ क्वेश्चन लेके आते, सर ये वाले क्वेश्चंस में दिक्कत है। अब टॉपिक में दिक्कत अगर है तो मेरे पास इजीली आपका डाउट क्लियर करने का बेस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लिखिए, हेडिंग दीजिए, बोल के लिखवा, बोलूंगा, लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लिखो हेडिंग, तो कैलकुलेशन ऑफ, वो चारों पॉइंट है, जगह छोड़ दो उतने के लिए जितना आपको वो जगह चाहिए नोट्स के लिए, बाकी आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड स्टॉक रिजर्व, और लगा लो एंड की जगह, क्योंकि दोनों एक ही हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अब आप रियलिटी में चैप्टर में शुरुआत करने जा रहे हो। अभी तक जो थी वो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी जिससे एग्जाम में कुछ नहीं मिलना। अब जो है वो चैप्टर में घुसने जा रहे हो, और थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान देना, क्योंकि जो आज ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ ये पूरे चैप्टर में यूज होगा, यहाँ भी यूज होगा, आगे एक चैप्टर आता है ब्रांच अकाउंटिंग, वहां भी यूज होगा। कहीं भी लोडिंग वगैरह की बात आएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट लोड करने की बात आएगी, वहां पे यूज होगा। तो चलिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के कंसेप्ट की बात करते हैं, और सुनिए ध्यान से। अच्छा पहले सुन लीजिए, फिर लिखवा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ फिर लिखवा देता हूँ, ताकि सुनने के बाद तुम्हें लिखने में मजा आए, लिखते वक्त रहेगा ना, ये चीज आता है। चलो लेट्स सपोज अपने आप को मान लेना किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक, जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं। डिपार्टमेंट ए जो है वो क्लोथिंग का है, और डिपार्टमेंट बी जो है ना, समझ तो गई होगी, है ना। तो मतलब एक बात बताओ, जो रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट वाले होंगे वो कपड़े तो पहनते नहीं होंगे, पहनते होंगे ना। और डिपार्टमेंट ए वाले खाना नहीं खाते होंगे, खाते होंगे। तो बेटा क्या ये डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस, मतलब प्रोडक्ट बेच सकता है, क्लोथ बेच सकता है, बेच सकता है ना। और ये डिपार्टमेंट इसको भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, मतलब खाना वाना खिला ही सकता है।
अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रखनी है तो जनरली बताओ कौन से प्राइस पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए? जो सबके लिए होती है। क्यों भाई? एक बात बता, इनके वहां खाना खाने ज्यादातर इसके ही लोग जाते हैं, और अगर ये कॉस्ट पे खिलाना शुरू कर दे, एट द एंड इसका जो मालिक है इन दोनों डिपार्टमेंट का, ऋषभ पावा है ना, पौआ नहीं, वो ध्यान दो, आज वैसे भी वो कुछ अलग ही लग रहा है। आज तो पक्का 2-3 लगाएगा क्योंकि इसकी दिशा भटक गई है। वेल, ध्यान से सुनो, तो इन दोनों का मालिक है। अब ये भाई साहब इस डिपार्टमेंट ने सारा खाना खिलाया डिपार्टमेंट ए के लोगों को और कॉस्ट पे खिलाया, तो इसके वहां प्रॉफिट कितनी आएगी बेटा? 0 आएगा। और अल्टीमेटली एट द एंड ये क्या करेगा? इसको डिपार्टमेंट मैनेजर को बुला के गालियां दे रहा होगा कि अबे कैसा काम कर रहा है, इतने अच्छे काम, इतना अच्छा काम चल रहा है, डेली का कंजम्पशन हाई है, प्रॉफिट कहां गया मेरा? बोलो। तो डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस जानने के लिए आपको अपने ट्रांजैक्शन को जनरली किस पे रखना होता है? भाई अपनी इमेज भी तो देखनी है यार। ऐसा थोड़ी ना कि कॉस्ट टू कॉस्ट काम करेंगे, अपना ही भाई खिला दो, फिर पता चला परफॉर्मेंस अपनी खराब हो रही है, क्योंकि रिपोर्ट में तो अपनी परफॉर्मेंस खराब जा रही है। हाँ है ना? तो जनरली जो डिपार्टमेंट्स डील करते हैं एक दूसरे से ना ट्रांजैक्शन में, वो कॉस्ट पे डील नहीं करते, करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, बट जनरली अगर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रखनी है तो किस पे डील करेंगे? सेलिंग प्राइस में। ठीक है ना? लेट्स सपोज जैसे ये मान लो ये गोली बड़ा पाव है और ये आपका रॉयल मार्ट, हालांकि दोनों एक ही है ना? अब आप बताओ, अगर दोनों का आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दोनों का आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दोनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग लोग मैनेज कर रहे हैं, अब ऐसे में दिक्कत ये आएगी कि अगर वो कॉस्ट प्राइस पे डील करने लगे या कंसेशनल प्राइस पे डील करने लगे तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगी, क्योंकि रिपोर्ट में हालांकि सेल तो पूरा होगा लेकिन रिपोर्ट में प्रॉफिट्स क्या होंगे? वाइप आउट होना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंट्स जो सेल करते हैं ना, वो किस पे करते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस पे करते हैं। किस पे सेलिंग प्राइस, किस पे सेल करते हैं? सेलिंग प्राइस पे। एक क्लियर रहेगा? अब आप बताओ, अगर डिपार्टमेंट ए ने, एग्जांपल ले रहा हूं, डिपार्टमेंट ए ने 10,000 का गुड्स बेच दिया डिपार्टमेंट बी को, ए ने दिया किसको? बी को। समझना ध्यान से, इसके लिए कॉस्ट थी कितनी और प्लस किया इसने कितना प्रॉफिट? 2,000 का। ये क्या है? प्रॉफिट। कोई दिक्कत? समझो ध्यान से, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कितने का गुड्स बेचा? 10,000 का, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट कितनी थी बेटा? 8,000, और उसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया? 2,000। क्लियर है ये? समझो यहां पे। अब ये जो गुड्स डिपार्टमेंट बी को मिला, डिपार्टमेंट बी ने क्या किया? इस गुड्स को अगर मार्केट में बेच दिया, लेट्स सपोज ये 10,000 इसकी कॉस्ट बनी, फिर तो नहीं लगता ये 10,000 जो है ये इसकी कॉस्ट हो गई, बोलो। और अगर इसने इसको मार्केट में 15,000 में बेच दिया, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? बताओ। हो सकता है। तो आप बताओ, क्या सारा का सारा प्रॉफिट मिस्टर ऋषभ को रियलाइज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। ओवरऑल अगर ओरिजिन से लेके एंड तक का ट्रांजैक्शन मिला लो तो कितने का ऋषभ को कितने का पड़ा? 8,000 का पड़ा, और बेचा कितने में? 15 में। तो प्रॉफिट कितना मिला इसको? तो ये तो प्रॉफिट रियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ ना। जेब में कैश 15,000 आए कि नहीं आए? बेटा समझ में आ रहा है लास्ट तक? ठीक है ना? ध्यान से सुनना, अगर कोई दिक्कत होगी तुरंत बोल देना। और इधर बैठा हो तो वहां से दिखाई नहीं दे रहा, हाँ थोड़ा सा इधर बैठा हो, हाँ सही। देखो, अगर आपने 8,000 की चीज को 2,000 ऐड करके दूसरे डिपार्टमेंट को दिया, दूसरे डिपार्टमेंट ने उसको मार्केट में बेच दिया, तो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि वो बिक गया मार्केट में। क्या किसी की जेब से तो आया? बोलो। मेरे जेब से थोड़ी ना गया, किसी और के जेब से आया। क्या डिपार्टमेंट बी के जेब से 2,000 का प्रॉफिट निकला? क्या निकला था कभी, लेकिन अब किसकी जेब से आया? कस्टमर की जेब से आया। हाँ या ना? बोलो, नहीं लगता ऐसा? तो क्या ये रियलाइज प्रॉफिट है या अनरियलाइज प्रॉफिट है? रियलाइज प्रॉफिट है। थोड़ा सा एग्जांपल में ट्विस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। क्या चेंज होगा देखो ध्यान से। ये जो 10,000 की कॉस्ट थी वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब गड़बड़ क्या हुआ ना, 2 पोर्शन करते हैं इसका। कितने? 2। एक पोर्शन तुम्हारा 5, इसको तो 10,000 की पड़ी ना,
5000 और दूसरा है फिर से 5000। ये पहला 5000 इसने मार्केट में बेच दिया 8000 में, ठीक है ना। मार्केट में इसने पहला 5000 बेच दिया, तो इस पहले वाले 5000 पे जो प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ, पूरा रियलाइज हो गया। दूसरा वाला 5000 अभी भी इन स्टॉक है। कहां पे है, स्टॉक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर मिस्टर आर, दैट इज ऋषभ, wants to analyze the profit and loss figures। अब आप बताओ इस 5000 वाले स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट ऋषभ के लिए कितनी थी? चलिए टोटल कॉस्ट कितनी थी बेटा? 8000 थी ना टोटल, बोलो। इसमें 4-4 हजार का ही तो पड़ा इसको, इतना समझना है, अभी ध्यान दो, नहीं आएगा फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, टोटल कॉस्ट कितनी थी बेटे? 8000। ऐड करके क्या भेजा? 2000 का प्रॉफिट कितने में पड़ा इसको, मिस्टर बी को? तो कायदे से ये जो 2000 का प्रॉफिट है वो डिपार्टमेंट में ही तो मूव हुआ, लेकिन उसमें से एक जो 5000 का गुड्स था वो मार्केट में बिक गया, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिस्टर ए ने, डिपार्टमेंट ए ने चार्ज किया था वो तो रियलाइज हो गया आधे वाले के ऊपर। लेकिन आधे वाला जो गुड्स है वो अभी भी कहां है? स्टॉक में। और जब अगर ये स्टॉक में है तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है या नहीं है? 5000 में इंक्लूडेड है। क्या मिस्टर ए के प्रॉफिट फिगर्स में ये 2000 प्रॉफिट जो इन्होंने कमा के दिया, क्या उसमें ये 1000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है या नहीं है? और वो 1000 का प्रॉफिट किससे मिला था? डिपार्टमेंट बी से। और डिपार्टमेंट बी भी किसका ही आउटलेट था? इट इज लाइक कि एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे जेब में रख लिया, बढ़ गया क्या? बोलो। ये 1000 रुपए का जो प्रॉफिट है, देखो जो बिक गया गुड्स उसकी प्रॉब्लम कभी नहीं होती। If you have transferred the goods to other department और वो other department goods को बेच देता है तो वो प्रॉफिट रियलाइज्ड हो गया, बात खत्म ना। क्योंकि जब बेच दिया तो किसके जेब से पैसे निकले? कस्टमर के, तब तो रियलाइज हो गया। लेकिन अगर वो बेचा नहीं और वो स्टिल इन स्टॉक है, अगर गुड्स बेचा नहीं और अभी भी उसके स्टॉक में है, तो वो प्रॉफिट तो सामने वाले, जिसने डिपार्टमेंट ए ने, मान लो एग्जांपल डिपार्टमेंट ए ने तो प्रॉफिट ले लिया ना, लिया किससे? डिपार्टमेंट बी से। अगर गुड्स अभी भी कहां है बेटे? स्टॉक में। किसके स्टॉक में? बी के स्टॉक में है। अगर डिपार्टमेंटल स्टॉक में बिका नहीं है तो ऑल इन ऑल बी से प्रॉफिट लिया किसने? ए ने लिया। लेकिन आप बताओ क्या इस डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक को कोई प्रॉफिट मिला? बोलो, उसको प्रॉफिट के नाम से क्या मिला? ये दिखाएगा कि 2000 का प्रॉफिट है तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन सच्चाई तो इसको पता नहीं कि वो 2000 भी उसी दूसरे पॉकेट से निकाला गया है, हाँ या ना। अगर ये पूरा 10,000 का 10,000 गुड्स कहां पे होता? स्टॉक में होता। तो क्या ये प्रॉफिट का एक भी रुपए इसको मिला है मिस्टर आर को? क्यों नहीं मिला? अपने घर से निकाला है ना, वो भी तो अपना ही था। तुमने जो गुड्स बेचा, तो वही मैं कह रहा हूं, अगर एक डिपार्टमेंट ने सारा का सारा गुड्स, समझो ध्यान से, एक डिपार्टमेंट ने सारा गुड्स किसको बेच दिया? दूसरे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट बी को। सारा गुड्स उसी को बेचा है। इनफैक्ट मान लो 50% प्रॉफिट लेके बेचा है, सारा गुड्स इसी को बेचा है, डिपार्टमेंट बी को। तो जो प्रॉफिट इस डिपार्टमेंट ने कमाया है, डिपार्टमेंट ए ने जो प्रॉफिट कमाया है, अगर ये सारा गुड्स इसके स्टॉक में ही पड़ा हुआ है, तो क्या वो आपका प्रॉफिट रियलाइज हुआ? नहीं हुआ। तो वो प्रॉफिट जो एक डिपार्टमेंट चार्ज करता, सुना ध्यान से पॉइंट पे, वो प्रॉफिट जो एक डिपार्टमेंट चार्ज करता है दूसरे डिपार्टमेंट से उस गुड्स पे जो अभी भी दूसरे डिपार्टमेंट के किधर है? स्टॉक में है, वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए नहीं। भाड़ में जा डिपार्टमेंट, उससे क्या करना? इसने कहा मैं तो प्रॉफिट, इसको तुम कुछ बोल पाओगे? कुछ बोल पाओगे? प्रॉफिट तो कमा के दे रहा है ना भाई, कहीं भी बेचना बेच तो रहा है ना, इसको तो कुछ नहीं बोल सकते। डिपार्टमेंट तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्योंकि दोनों जो मर्ज करोगे तो प्रॉफिट के नाम से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्योंकि दोनों जो मर्ज करके ओवरऑल प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो तुमने प्रॉफिट निकाला था वो इसकी क्या थी? कॉस्ट बनी थी। तो ये तो अपना ही भाई है ना, समझ में आई बात? तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब, या स्टॉक, अच्छा देखो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? यही ना, जो प्रॉफिट एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से चार्ज किया था किसी गुड्स के ट्रांसफर के ऊपर, और वो गुड्स अभी भी दूसरे डिपार्टमेंट के कहां में पड़ा हुआ है? स्टॉक में पड़ा हुआ है। ये याद रहेगा।
याद रहेगा ये चीज कि अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया है और वो गुड्स अभी भी उस डिपार्टमेंट की किधर है, स्टॉक में है, तो उस पे जो चार्ज किया गया प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और उसी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम नाम क्या देते हैं, स्टॉक रिजर्व। क्या नाम देते हैं, स्टॉक रिजर्व। क्लियर है, लिखो डैश लिखिए, अब जो हेडिंग दी थी ना लिखो उसके आगे। इट मींस stock reserve या unrealized profit means, stock reserve or unrealized profit means the profit charged by one department, the profit charged by one department on goods transferred to the other department क्या लिखा, it means profit charged by one department on goods transferred to other department and the goods are still lying in the stock of transferee department. Transfer, you know what is transferee? The receiver, है ना, जिसको मिला है, ठीक है ना, क्लियर है, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। आई होप दैट इज ओके। क्या लिखा आपने, एक बार फिर से रिकॉल कर लो, मीनिंग यहीं से क्लियर होगा। जो कहानी बताई थी वो भूल भी जाएगी, मुझे पता है, लेकिन ये जो लाइन है आपके पास रिटन में प्रूफ में पढ़ा हुआ तो हमेशा याद रहेगा। क्या लिखा आपने, एक बार लाइन रीड करो, क्या लिखा एक बार देखो। It means what? Profit charged by one department. Example में कौन था वो डिपार्टमेंट, A, from on goods transferred to other department. Which department? B. And the stock and the goods are still lying in stock of transferee. Transferee मतलब B के। अगर वो बिक जाता ना तो फिर वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं, वो रियलाइज्ड होता। और रियलाइज्ड प्रॉफिट का कोई पंगा नहीं, जेब पे आ गया पैसा। कुछ भी हो सकता है, सेल करना हो, इसको जरूरत थी, उसको डिमांड थी, बाहर से मंगाने से अच्छा अपने से मंगा लो। नहीं, कंजम्पशन क्यों नहीं होगा, कंजम्पशन के लिए भी तो यूज करते हैं। अच्छा एक बात बता, अगर मान लो डिपार्टमेंट ए जो भी प्रोड्यूस करता है दैट बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर डिपार्टमेंट बी। क्लोथिंग का ले लो, एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, मान लो वो क्लोथ बनाता है और ये रेडीमेड गारमेंट्स बनाता है, अब समझ गए। तो अगर वो क्लोथ प्रोड्यूस करेगा, कपड़ा बनाएगा, तो वो कपड़ा इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। अब वो जो क्लोथ बनाता है वो उसको रॉ मटेरियल के रूप में देता है, लेकिन इसके लिए रॉ मटेरियल, उसके लिए तो सेल है ना एक तरह से, वो करता है सेलिंग प्राइस पे। अब इसने जितना भी खरीदा है उससे मान लो कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कोई रेडीमेड गारमेंट बना के बेच दिया, तो ऑब्वियसली वो जो रॉ मटेरियल खरीदा था वो सेल आउट हो गया ना। बट स्टिल देयर विल बी सम रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कुछ रॉ मटेरियल तो उसके स्टॉक में भी पड़ा होगा, वो कहां से आया था, सामने वाले से, और उसपे उसने प्रॉफिट भी लिया था। तो इसके रॉ मटेरियल में जो प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है उसका वाला वो क्या कहलाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कहीं भी यूज होगा बेटा, सेम ही कंसेप्ट है। मतलब स्टॉक जो बचा होगा उसका जो प्रॉफिट है सिर्फ उसकी, हाँ बस उसकी बात करोगे, क्योंकि बाकी जो मार्केट में बिक गया वो तो पैसे आ गए ना। सेल्फ कंजम्पशन के लिया, एक बात बताओ, कंजम्पशन अगर किया है तो क्या होगा, जो गुड्स ये बनाएगा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, हो गया ना ऐड, बोलो ना यार। मैंने रॉ मटेरियल को क्या बोला था, सेल्फ कंजम्पशन ही तो एक तरह से। ये पूछ रहे हैं एम्प्लॉयज ने खाना लिया वहां से। यार ये तो चलो बात ही हो गई, वो एम्प्लॉयज पर्सनल हो गया ना, फिर डिपार्टमेंट को कहाँ मिला, पूरे पैसे देंगे ना वो अलग से। जैसे डिपार्टमेंट बी ने क्या करा, जितने एक मिनट हो सकता है जेन्युइन कुछ पॉइंट निकल के आ जाए, लेकिन बताओ। डिपार्टमेंट बी ने क्या करा, जो क्लोथिंग डिपार्टमेंट था ए, उससे क्या बोला कि जितने भी उनके वर्कर्स हैं डिपार्टमेंट बी में उनके लिए क्लोथ मंगाए, तो फिर अब ये तो यूज के लिए हो गया ना, फिर तो उनके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा।
तो क्या दिक्कत है, उसकी कॉस्ट में ऐड होगा ना, बस बात मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा ना यहाँ पे स्टॉक वाला। अगर सुनो, केवल इतना याद रखना है जो लाइन लिखी है, मैंने क्या बोला, पूरी कहानी का क्रक्स लिखवाया तुम्हें। अगर उसके पास से यानी ट्रांसफरर डिपार्टमेंट से कुछ भी मिला है और जो भी मिला है वो आपके पास क्लियरली विजिबल है इन योर स्टॉक, उस पे चार्ज हुआ प्रॉफिट क्या है। और अगर स्टॉक में आपके नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं निकाल लिया पैसा उसका, बात खत्म। यार अगर मैं कहीं एक बात बता, मान लो वो खाने की बात करा, अगर खुद कंजम्पशन करा लिया तो बेटा जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कहां जाते, जरा बताना मुझे। प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनको फ्री मील प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जब प्रोडक्ट कॉस्ट निकालेंगे, बोलो, लेबर कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, थोड़ी कॉस्टिंग लगा। हमें समझ के तेरी बातें समझ में आ रही है कि सर अगर विजिबल ही ना हो, बच्चे के डाउट जेन्युइन है, मतलब प्रैक्टिकली एकदम सोच के बोल रहा है कि अगर सर विजिबल ही ना हो कि कहां गया कैसे गया, स्टॉक में भी नहीं, तो बेटा अगर विजिबल नहीं है तो भाई शक्तिमान को कोई देख पाया, गंगाधरी शक्तिमान था ना, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर अबाउट दैट, है ना। हमारे को बस इतना मतलब है कि अगर गुड्स वहां से उठा, डिपार्टमेंट ए से उठा और डिपार्टमेंट बी के पास गया है और डिपार्टमेंट बी के स्टॉक में है और उसमें प्रॉफिट एलिमेंट है, तो क्या होगा, स्टॉक रिजर्व या रियलाइज्ड प्रॉफिट। अब जिसका बेस ही नहीं होगा, क्या उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने के लिए पूछा जाएगा, आप मुझे बताओ, नहीं ना भाई। कुछ या तो बेस दो मुझे कैलकुलेशन करने के लिए, यानी तुम्हारे लिए जब टिपिकल सिचुएशन होगा जहां पे कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो फिर क्वेश्चन खुद बताएगा इतने का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। मतलब लाइक प्रैक्टिकली सोच लो, तुम अगर किसी ऐसे क्लाइंट से मिल गए जहां पे प्रैक्टिकली कुछ भी विजिबल नहीं है, तो क्या करोगे तुम, उसी से पूछोगे ना भाई बता, फिर वो जो बताएगा वही करोगे, वो इंफॉर्मेशन देगा उसके हिसाब से काम करोगे, हाँ या ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, तो क्या करोगे, फिर पूछने जाओगे, फिर तो तुमने जो पढ़ा है, जो लॉजिक है वो लगाओगे। बोलो बेटा, बात समझ में ही नहीं आई। जिस चीज के लिए रूल है वो रूल अप्लाई होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज मिल गई जिसके लिए कोई रूल ही नहीं है, फिर क्या करोगे, खुद रूल नहीं ना बनाएंगे, फिर सामने वाला डिसाइड करेगा। अकाउंटिंग में तो ऑर्गेनाइजेशन के अजम्पशंस भी तो काम आते हैं, एस्टिमेट्स और अजम्पशंस भी तो लेते हैं, क्यों लेते हैं, इन्हीं चीजों के लिए। आप बताओ, एक बात बताओ, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि देखो दिमाग से हटाना जरूरी है। मैंने बोला ना छोटे से छोटा डाउट क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में जरा सा भी कोई कांसेप्ट नहीं होना, ऐसा होना चाहिए, मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझो, अगर मान लो सामने वाला क्लाइंट कोई एसेट यूज करता है, एसेट कोई भी एसेट हो सकता है, एसेट संपत्ति है ना, विपत्ति नहीं संपत्ति। क्या हो गया, अरे इसकी दशा अरे यार अभी सुबह सुबह गाना सुन रहा था, छन से जो टूटे कोई सपना। देखो फेवरेट कैरेक्टर्स का पता है कौन है? नहीं यार ज्यादातर सारे पर्सनल तेरे नाम है ना, राधे मोहन है ना, इंटरवल के पहले वाला, बाद वाला तो अलग ही था भाई, है ना। चलो ध्यान दो। अच्छा मैं कह रहा था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एसेट खरीदा, व्हाट विल बी द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, डिपेंड्स ऑन होम ऑर्गेनाइजेशन के असम्पशन एस्टिमेट। अरे एसेट भी कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारा फोन कितने साल तक चलेगा? 1 साल चला है, चेंज कर देखो मतलब 1 साल में बैट बच गई, चलो 2 साल लगा लो। A lot of सेम ही पर्सन, हाँ मतलब वही है, a lot of persons are there जो सेम फोन 5-6 साल चला जाते नहीं होता। So it's all about the user of the asset ना, एसेट तो सेम है, ऑर्गेनाइजेशन पे भी तो डिपेंड करता है। बोलो अब भाई साहब ये जो अपना संदीप है, सीए संदीप बन गया गलती से, फिलहाल तो गलती से ही, अब जब डिग्री मिलेगी तब देखी जाएगी, अभी तो गलती से ही बोलूंगा ना यार। अब ये भाई साहब ना थोड़ा सा ज्यादा टैलेंटेड है, ओवर टैलेंटेड लड़का है, गया ऑडिट करने, कहता है तेरा एसेट ना 10 साल चलेगा, मेरे पास भी सेम एसेट है, मैंने तो 15 चलाया तो 10 तो मानना चाहिए। वो कहता भाई साहब रहने दो, आपका एसेट आप यूज कम करते हो, आप देखते होगे और रख देते होगे। एग्जाम्पल कार की बात कर लो,
है ना। कार भाई साहब भी रखे थे, वही सेम कार उस कंपनी के पास भी थी। तो ये भाई साहब क्या करते थे, कार पे सुबह सुबह पोछा मार के कवर करके छोड़ देते थे, ऑटो से ऑफिस जाते थे, है ना, शाम में आते थे फिर पोछा मारते थे, और कंपनी में कार यूज होती थी। इनकी कार का जो मतलब इन्होंने एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ निकाला था वो 15 साल निकाला था। कंपनी को भी बोल रहे तेरा भी 15 साल चलेगा। और उसके बाद कार कैसे चलती थी, दिन भर रगड़ते थे सब, है ना। मतलब कहीं भी जाना होता तो वहीं पे उसी में घूमते, दिन भर कोई ना कोई लेके घूमता था। अब बताओ क्या ये दोनों का कंसेप्ट सेम हो जाएगा? तो भाई ये अजम्पशन है। अब आपको लगता है यार मेरा तो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, मैं तो कार केवल पोछा मारने के लिए रखा हूं, ये तो यूज कर रहा है, अब कैसे करूं डेप्रिसिएशन चार्ज, कितना यूजफुल लाइफ लो, तो क्या करो, कंपनी से भी तो सलाह ले लो थोड़ी बहुत कि भाई पिछले भी कार्स यूज किए होगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, तुम्हारे पास एसेट कैसे चलता है। जैसे मैंने उससे पूछा तेरा फोन कितने दिन तक चलता है, मैं भी तो बता सकता हूँ अगर ऐसा फोन मेरे पास हो तो भाई मैं 4-5 साल तो मेरा मतलब चला दूं, है ना। लेकिन मैंने उससे क्यों पूछा, मुझे पता वो कैसे यूज करती है, मुझे नहीं पता ना, यही चीज है। सो बेटा ये सब कुछ चीजें जहां पे क्लैरिटी नहीं होती है वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट्स और असम्पशंस आ जाते हैं, है ना। लेकिन अगर क्लियरली विजिबल है कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स दिया, वो गुड्स अभी इसके स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो उस पे जो प्रॉफिट चार्ज किया वो क्या होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब मेरी बात सुनो, अब आता है खेल। आपको दो चीजें बतानी थी, एक तो शब्द आया क्या बेटा, आया कि नहीं आया, और मैंने ये भी बोला दोनों सेम है, अमाउंट दोनों का सेम ही होता है, ठीक है ना। अगर 2000 रुपए का प्रॉफिट ए ने लिया तो वही तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, और स्टॉक पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना एडेड था, 2000 रुपए, तो वही लोडिंग अमाउंट है, वही स्टॉक रिजर्व भी है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व दोनों क्या है, अमाउंट में सेम है। लेकिन आप मुझे बताओ एक बेसिक डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन वाइज, तो कौन से डिपार्टमेंट के लिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है और कौन से डिपार्टमेंट के लिए स्टॉक रिजर्व होता है। इतनी कहानी जो मैंने अगर आपको समझाई है, अगर किसी ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा ना क्रक्स पॉइंट पे, पकड़ लिया पॉइंट ना। अगर तुम बता दो एक चमत्कारी बात बताओ, दिस इज द फर्स्ट बैच जो नॉट बिकॉज ऑफ यू, मैंने भी वही बोला। अच्छा तुमने बोला था, फिर भी तुम नहीं हो, कल हमने सारे क्वेश्चन निकाल दिए थे पहले। ये तुम लोग इतने टैलेंटेड हो गए हो। ऐसे ही था। सीए का टप्पर। अच्छा आज कौन सा दिन है, मंगलवार, तो अच्छा दिन है, तो अनाउंस कर ही देता हूँ। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का टेस्ट है परसों, ठीक है। क्यों सैटरडे को अबे 24 घंटे 48 घंटे दे रहा हूँ, जाना है, दिल्ली जाना है। तब कौन से दिन आप सब प्रेजेंट हो, दिल्ली जाना है सैटरडे। सो लेट्स गो फॉर सैटरडे, डन। एक चैप्टर देखो, मैंने पहले बोला जो चैप्टर फिनिश होगा उस चैप्टर का यूनिट टेस्ट, छोटा यूनिट टेस्ट तो होना पड़ेगा। रीजन ये है कि आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, सो दैट आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी फिर अकॉर्डिंगली डील कर लेंगे। हाँ एक और बात, सुनो अरे सुनो ना यार, ओह माय गॉड। तो फ्राइडे कर लेते, क्या दिक्कत है। वैसे शिवरात्रि या शिव दिन तो नहीं है, तो रात में तो छुट्टी रहती है, इंस्टीट्यूट खुला ही नहीं रहता, तो क्लास में टेस्ट थोड़ी ना था, आफ्टर क्लास टेस्ट होते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, मंडे रख लेते हैं, संडे को पढ़ लेंगे। फ्राइडे डन। नाउ एवरीवन फ्राइडे डन। अच्छा जिनो, अरे 1:30 बजे ही होगा, वो खुद ही हो जाता है। तुझे नहीं पता क्या 1 बजे बोलेंगे 1:30 बजे तक होगा, 2 बजे मतलब फिर ध्यान से सुनो। अब फ्राइडे टेस्ट डन है बेटा, और जिन्होंने बीच बीच में कहीं एक आध लेक्चर में छुट्टी करी थी या ऐसा कुछ हुआ था, भाई साहब पूरा बैकअप अपलोडेड है, अवेलेबल है, आप बैकअप लो, देखो, टेस्ट ट्राई करो। मैं नहीं कहता आप टेस्ट टॉप कर जाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीरियसली अगर देखा जाए ना, अगर आप कई बार ऐसा हो रहा है ना, मैं तो ऐसा भी देख रहा हूँ कि बच्चे केवल अपनी जज्बातों के चक्कर में टेस्ट छोड़ देना और उसके बाद उसका मतलब नेगेटिव मतलब इंप्रेशन लेके कि यार मैं तो पढ़ा नहीं, छोड़ देता हूँ।
फाउंडेशन का अब भी टेस्ट लिया था मैंने, एक बच्चा नया आया था 4 दिन पहले आया था, उसने टेस्ट नहीं दिया, अपना चैप्टर नहीं पढ़ा था, वो केवल वीडियो पढ़ के एंड दैट पर्टिकुलर लड़की थी ऑब्वियसली, उसने लड़की तू भी था, अच्छा लड़की थी तू नहीं था ना, हाँ, तो वो फाउंडेशन में 20 में 14 मार्क्स लेके आई केवल वीडियो से पढ़ के। कितने नंबर का पेपर होगा मैडम? 20-30 नंबर ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। एक यूनिट में कितने, एक चैप्टर में कितना लंबा कोई पेपर बना दूंगा, 3 घंटे का बना दूंगा। एनपीओ का टेस्ट है, अब बोल। और वही टेस्ट पेपर था जो टेस्ट पेपर मैंने चेंज नहीं किया था, मैं टेस्ट पेपर थोड़ा सा मतलब चेक करने के लिए, जो बाकी किसी बैचेज में भी दिया होगा कभी किसी को, वही सेम क्वेश्चंस थे, मतलब क्वेश्चन कॉपी पेस्ट थे, तुम्हारे मॉक टेस्ट वगैरह से वही कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन थे, क्रॉप करके उधर से इधर कर दिया था, बस यही किया था। सुनो, देख लो। तो मतलब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखते हो, इसलिए आप पीछे हो जाते हो। आप क्या करना है, अरे आपको मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा था लाइव क्लास में, आपने वीडियो देख के टेस्ट दिया ना, तो कोई नहीं, 0 नहीं आ रहा है ना, इफ यू आर गेटिंग 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स ना, तो इट इज सरप्लस ना, बिना पढ़े ही तो आ रहा है, लाइव क्लास में पढ़े बगैर इतना आ रहा है ना, सो इट इज सरप्लस फॉर यू ना। एंड तुम में से किसको लगता है कि 0 आ जाएगा? हमें पढ़े देख के तब करना ना। सो अटेम्प्ट करो, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं, अटेम्प्ट करो। और अगर आज फेल होने से डरने लगे ना, तो एग्जाम क्लियर होना मुश्किल हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि आज टेस्ट में तुम फेल होने से डरोगे तो एग्जाम में पक्का फेल होगे। आज अगर टेस्ट में लड़ने की हैबिट रखोगे तो एग्जाम में भी लड़ के अगर आराम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल ही जाना है। एटलीस्ट ये गिल्ट नहीं रहेगा कि आई हैवंट ट्राइड, है ना, एक गिल्ट अंदर से खत्म हो जाएगा, मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने कोशिश करी, अपना 100% दिया, ये होना चाहिए। तो टेस्ट से भाग के कहां जाओगे? अभी मैं शुरू कर रहा हूं, कल को कोई और भी आएगा, कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, कितना टेस्ट छोड़ोगे? टेस्ट तो कहीं ना कहीं तो होना ही है। और चलो टेस्ट से अवॉइड करके भाग लिए तुम, एग्जाम छोड़ के भाग पाओगे? और अगर एग्जाम छोड़ के भाग जाओगे तो क्या सीए बन पाओगे? तो भाई आपको प्रोटोकॉल पता है सीए बनने का, ये सारी प्रथाएं ऐसी ही चलेंगी और आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फॉर, किसके लिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है? यानी ट्रांसफरर, याद रखना ये चीज। और इसके लिए ठीक है, ट्रांसफरर के लिए क्या होता है दोस्तों? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और ट्रांसफरी के लिए स्टॉक रिजर्व, क्योंकि स्टॉक किसके पास है? ट्रांसफरी के पास, उसके ऊपर स्टॉक रिजर्व हो जाएगा। क्लियर है? जो रिसीव करता है वो ट्रांसफर, जो ट्रांसफर यानी जो गिवर है, ठीक है। हाँ, ट्रांसफरी बी था बेटा, ठीक है। आई विल गो विद द क्वेश्चन। सर ये तो रियलाइज्ड है ना, उसमें तो हो गया प्रॉफिट। नहीं, वो तब ना जब अगर स्टॉक में होता तो उसको ए के लिए नहीं बेटा। हालांकि आपको ये लग रहा होगा सर आपने तो डिपार्टमेंट वाइज कहा तो उसको तो मिला ही है। मैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से, अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो तो तुम्हारे लिए तुम क्या बोलोगे? अपना कैलकुलेशन के हिसाब से दिखाओगे ना। तो तुम्हारे लिए किसने प्रॉफिट कमाया था जो तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ? डिपार्टमेंट ए ने। और किसके स्टॉक में लोडिंग शामिल है? डिपार्टमेंट बी। तो तुम कैलकुलेशन करोगे तो अनरियलाइज प्रॉफिट किसका मानोगे? डिपार्टमेंट ए का। अगर डिपार्टमेंट ए ने बोला कि भाई मेरे पास 2 लाख का प्रॉफिट आया, तुम क्या करोगे? भाई तू 2 लाख बता रहा, इसमें तेरा 2,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट है, काट दे उसको। ऐसे तो कैलकुलेशन करोगे। तो कैलकुलेशन में ये ध्यान देना है। हाँ, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है वो जब कैलकुलेशन करेगा तो ये बेसिस लेगा। हालांकि वैसे तो मैंने तुम्हें क्या लिखवाया कि क्या है तुम्हारा, दोनों सेम ही है, हाँ या ना, बट कैलकुलेशन में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। और वो क्यों ध्यान देना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। चले बोलो फर्स्ट क्वेश्चन। टेंशन मतलब बेटा बुक मिल जाएगी आपको जल्दी से जल्दी, मैं भी बोल दूंगा एक बार, लेकिन आप लोग एक बार बात कर लेना। आएगा आएगा, उसकी दिक्कत नहीं। आपके 5वें क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, क्योंकि देखो टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा,
ऐसे खिचड़ी नहीं बनाना मेरे को, मिक्स कर दो सब कुछ। आजा बेटा जल्दी आ। सो वी आर डिस्कसिंग विद पहला प्रॉब्लम तो मजाक चल रहा है, देख लो ध्यान से। और पता नहीं ये कहाँ से, लेकिन ये कभी एग्जाम में नहीं आया था भाई, कैसे लिखा हुआ है। सो डोंट गेट इट सीरियसली। देखो, goods are transferred from department P to department Q at a selling price, at a price, sorry, not selling price, at a price 50% above cost. Clear है? And closing stock of department Q consists of 727,000 of that. Then compute the stock reserve. या unrealized profit सेम ही होगा। आप मुझे बताओ कितना प्रॉफिट लेके भेजा था उसने? यानी कॉस्ट को अगर मैं 100 रुपए मान लूं तो प्रॉफिट कितना लिया? तो कितने में बेचा है? और 150 में अगर बेचा है तो उसके पास कितने का स्टॉक है बेटा? इस 27,000 में प्रॉफिट इंक्लूडेड है या नहीं? इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड है तो क्या करोगे? 27,000 150 मल्टी डिवाइड करोगे और कितना क्या चाहिए तुम्हें? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व लोडिंग कितना था? 50 रुपए। कितना था? 50 रुपए। तो मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई बात की नहीं आई? कॉस्ट निकालना होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते? 100 से। क्लियर है? बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने बचपन से पढ़ा, यूनिटरी मेथड का काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर आपने 100 रुपए की चीज को 50 रुपए का लोडिंग ऐड करके 150 में दिया है और 150 वाले की वैल्यू 27,000 है तो 50 रुपीज की वैल्यू क्या है? क्लियर है? श्योर? चले, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। अब आपको बड़ा क्वेश्चन ले चलता हूं, देता हूं इधर। इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से और ध्यान से सुनना। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बेटा। अगर केवल इतना आया तो मोस्ट प्रोबेबली 5 नंबर, और इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड करेगा जस्ट डिपार्टमेंटल मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करने का, तो वो 8 नंबर तक जा सकता है। और ये आ चुके हैं एग्जाम से, ठीक है ना? डिपार्टमेंट ए सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। क्लियर हो रहा है? क्या बोला? 50% ऑन कॉस्ट। क्लियर है? एंड डिपार्टमेंट सी को कैसे बेचता है? ये ए का हिसाब किताब हो गया। ए ने किसको किसको बेचना होता है? खुद को बेचेगा नहीं, बी और सी को। पब्लिक को जो बेचता है वो अलग चीज है, लेकिन इनको इस हिसाब से बेचता है। हाँ या ना? डिपार्टमेंट बी जो सेल करता है ए और सी को क्या क्या रेट पे? 25 एंड 15% रेस्पेक्टिवली ऑन सेल्स। और डिपार्टमेंट सी सेल करता है 30 एंड 40% ऑन कॉस्ट। क्लियर? पक्का? ये हर डिपार्टमेंट, कहने का मतलब हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को क्या करता है? गुड्स बेचता है, और कोई कॉस्ट पे प्रॉफिट लेता है, कोई सेल्स पे प्रॉफिट लेता है। तो प्रॉफिट लेता है, ठीक है? आगे लिखता है द स्टॉक lying at a different department at the end of the year are as under। मतलब सामने वाले डिपार्टमेंट से स्टॉक मिला था और वो अभी भी अपने डिपार्टमेंटल स्टॉक में पड़ा हुआ है। वो कितना कितना है? तो देखो, ए के पास से गया था किसके पास? बी और सी के पास गया तो काफी कुछ होगा, लेकिन उसमें से प्रॉब्लम किसके साथ है? जो स्टॉक में है, बचा हुआ है। याद आया कुछ? लाइन जो लिखी थी, जो ट्रांसफर हुआ मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन की। प्रॉब्लम किससे बेटा? जो स्टॉक में है उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। हाँ या ना? क्लियर है? ये याद रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे बी ने ट्रांसफर कर रखा है किसको? ए और सी को। ऐसे नहीं, सी ने ट्रांसफर कर रखा है ए और बी को। इन सारे स्टॉक में आपको पता है कि क्या होगा इंक्लूडेड? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। कहता है कैलकुलेट करो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, डिपार्टमेंट वाइज और टोटल भी। क्लियर है? पक्का? कैसे कैलकुलेट होगा सर? चलिए ऐसे कैलकुलेट होगा। मॉड्यूल में भी है बेटा ये क्वेश्चन, मतलब हो सकता अमाउंट अलग हो लेकिन क्वेश्चन सेम है। टेंशन मत लो। देखो ध्यान दो इधर, ध्यान दो सभी लोग ध्यान दो जो बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसने केवल क्या मांगा तुमसे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आई कैलकुलेट क्या? वही की बात है, वैसे तो मैंने बोला था, लेकिन अभी तुम्हें दिखाता हूँ डिफरेंस कैसे फील होता है और मजा आएगा। ये प्रॉब्लम नंबर 5 का जो बुक आपको मिलेगी उस बुक का है कैलकुलेशन ऑफ 6 था, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ
सुधर जा तू। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स और बातें नहीं। चल इधर आ गया। ठीक है, कितने डिपार्टमेंट्स थे? ए, बी, पहले क्या लिखा था? ट्रांसफर फ्रॉम ए, है ना? यही तो लिखा था, देख लो क्वेश्चन, कुछ दूर थोड़ी ना है। ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, बी के पास 45। अच्छा इसका फोटो ले लो, क्योंकि आपके पास बुक तो अभी फिलहाल नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन की फोटो ले लो आप। इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, क्योंकि ये घर पे जब सॉल्व करोगे तो पता भी तो होना चाहिए क्या सॉल्व कर रहे हैं। सर का पीडीएफ करना जैसे उसका था इंश्योरेंस क्लेम का पीडीएफ खोजना पड़ेगा, होना चाहिए। देखता हूँ, करता हूँ। सही बात बोले तूने जरूरी पहली बार। अच्छा चलो बेटा ध्यान दो, अब बहुत हो गया, बेचारा सेलिब्रिटी जैसा फील करेगा इतनी फोटो निकालोगे। चलिए सर, चलिए ध्यान दीजिए। डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर किया था डिपार्टमेंट ए को कितना? खुद को ट्रांसफर करेगा, यहाँ डैश कर दो। यहाँ कितना ट्रांसफर हुआ था? लेकिन आपको ट्रांसफर थोड़े निकालना, आपको क्या निकालना है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना था? 50% ऑन कॉस्ट। तो आप बताओ, अगर कॉस्ट पे था तो इसमें इंक्लूडेड होगा ना फिर तो क्या करेंगे आप? into 50 by 150. Do you remember that? ये बेसिक फॉर्मूला है, everyone should get that. अगर दिक्कत है तो बताओ, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी सिंपल होना चाहिए। किसी को दिक्कत? ये समझ में तो आया सबको? Yes, sir. बोलो कनक, have you got that? Everyone? तो कितना आ गया बेटा ये? क्या बात है। इधर फर्स्ट बेंच पे तीनों को समझ में आया ये? इधर पक्का? चलो, इसके पास कितना था बेटा? इसके पास था कितना? 42,000। और इसका 20% और कॉस्ट था, तो 20 by 120। और ये कितना आ गया? चलो अच्छा, इसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम, देखो बी के पास तो खुद नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? पहले वाले के पास 10,000, 40,000 है। चलो रुक जाओ एक सेकंड, मुझे लिखना पूरा ही है ना बेटा, मैं डायरेक्ट थोड़ी लिखूंगा। 40,000। एंड व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉफिट? 25% ऑन सेल्स। तो सेल वैल्यू यही तो है, ये सेल वैल्यू तो है, डायरेक्ट रेट अप्लाई हो जाएगा इनटू 20%, 25%, सॉरी 25%। तो ये आ जाएगा कितना? 10,000। कोई दिक्कत? एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? 72,000। तो 72,000 में बेटे मुझे बताओ रेट क्या था? 15 ना? तो ये आ जाएगा, तो टोटल। अच्छा आप मुझे बताओ, पहले वाले में 50 by 150, 20 by 120 किया, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों किया? पहला वाला क्या था? कॉस्ट पे, तो वो कॉस्ट प्राइस नहीं था, वो सेल प्राइस था, इसलिए 50 by 150 था क्योंकि इसमें इंक्लूडेड था। सेकंड वाला क्या है? सेल्स है और सेल्स प्राइस दे रखा है, सेल्स पे रेट भी दे रखा है, सीधा सीधा हो जाएगा। अच्छा चलिए, डिपार्टमेंट सी यानी ट्रांसफर फ्रॉम ए को क्या ऑन कॉस्ट था, रेट क्या था? 30%। तो 30 by 130, 9,000। और बी को क्या था बेटा? 42,000, 40%। 42,000 एंड द रेट वाज 40%, यानी 40 by 140 कितना आया? चलो गॉड ब्लेस यू। 21। वेट, ठंड रखो थोड़ा सा, टेंशन मत लो।
चलो इधर का भी टोटल बताओ ना, इधर का भी बताओ। हाँ 27,000, लास्ट वाला 17,800, 63,800। और जो इधर आएगा ध्यान से देखो, चाहे तुम डाउनवर्ड जो नीचे लिखा उसका टोटल करके लिखो, चाहे तो ये जो राइट साइड में लिखा इसका टोटल करके लिखोगे, आएगा यही। ठीक है, ये कुछ दिखा, ये कैलकुलेशन दिखा नहीं दिखा? रुको रुको, अरे रुको 1 मिनट, ठंड रखो बेटा, मैंने क्या बोला, रुको वेट करो और समझो, अभी खत्म नहीं किया मैंने, मेरा काम हो जाने दो फिर पूरा तुम्हारा काम करने का मौका दूंगा। ठीक है, वेट करो। मैंने पहले बोला था क्लास का ऑब्जेक्टिव है कंसेप्चुअल डिस्कशन करना, पहले उस पर फोकस होना चाहिए ना। ठीक है, अब इसमें एक देखो, ये तुम्हारा जो ऑरेंज कलर में इधर दिख रहा होगा राइट साइड में, एक तुम्हारा टोटल, और एक टोटल किधर दिख रहा है बॉटम साइड में, क्या पर्पल कलर में, which one is stock reserve and which one is unrealized profit? वो वाला, ये वाला नहीं, कलर बता दो। देखो भाई साहब का कहना है कि जो पर्पल कलर का है वो अनरियलाइज्ड है एंड ऑरेंज वाला स्टॉक रिजर्व है। अबे इतनी तेज से तो नेता नहीं पलटते जितने तेज से तुम पलट गया। नहीं वही बोल रहा था पहले भी। अच्छा है, देख ले भाई गलत दिशा में जा रहा है यहाँ भी। सर अब इसको बाहर निकल के कुछ खिला दूंगा। भाई मैंने दुनिया में ये सुना था कि सर बाहर निकल के कुछ खिला दूंगा, ये कुछ एडवांस तो रखे मुझे, कुछ पिला दूंगा। अरे बेवड़े सर ना हमारी क्लास में है। सर देखो, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, अगर आप कंफ्यूज हो ना सिंपल याद रखो, ट्रांसफरर के लिए क्या होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और ट्रांसफरी के लिए ये क्या लिखा था, ट्रांसफर फ्रॉम, तो फ्रॉम ए, कौन ट्रांसफरर है यार, ए, तो इधर जो कैलकुलेशन हो रखा है वो क्या है, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। क्लियर, याद रखना, मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे को दिक्कत ना हो। अब सर ये इतना क्यों खींच रहे हो बेटे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा जहां पे मैनेजर का कमीशन निकालना रहेगा आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब सोचो गलती से अगर कहीं तुमने ये वाला टोटल माइनस कर दिया तो काम तो हो गया ना, फिर डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट होगा, तुमने गलत माइनस कर दिया। और मैं ऐसे कैसे कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बता भले दे रहा हूं, फिर भी एक दो मिलेंगे टेस्ट में, क्योंकि इसके पहले बैचेज में टेस्ट हुए हैं और उन्होंने ये कारनामा किया है, बाद में वो कहते हैं ना ओहो सर गलती हो गया, तो तुम्हारे, मैंने बोला तुम्हारे ओहो के नंबर नहीं मिलते, एग्जाम में भी ओहो करके आ जाना, क्या फर्क पड़ता है, एग्जामिनर भी ओहो कर देगा। एंड दिस इज, ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड द बॉटम साइड वो क्या है, स्टॉक रिजर्व। अब आपके लिए रेडी है ये, अब भैया जी अब रेडी है। हाँ यार ये भी बंद करना भाई, मैं कैसे करूंगा, तुम्हें पता ही सब मेरे काम नहीं है। आप बोलो दिक्कत आ रही है, ये बड़ा है मुझे। अरे ये सब बातें तुम लोग क्या बोलो यार, तुम लोग खुद के लिए, अरे इसको इतना लाउडली नहीं बोलते, जाने बेटा। So have you got the idea about the question? याद रखना, मजा तभी आएगा, क्योंकि देखो अब जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसके बाद मतलब जस्ट क्वेश्चन देखो ये, अरे देख यहाँ पे क्या है, आपको ये सब कुछ करना है, ये सब कैलकुलेशन तो है, लेकिन यहाँ पे बोलता है ये वाला पैराग्राफ देखो, डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, लिखा है ना, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर नहीं दिखाई दे रहा सुनाई तो दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी कि पहले क्या करना है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना है, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 10% कमीशन देना है।
गलती हो गई यहाँ पे। इन्होंने क्या बोला कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करने के पहले ही कमीशन काट के दे दिया। तो पहले तो आपको वापस करना है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन ले आना है ना। फिर उसमें से क्या करोगे बेटा, क्या माइनस करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। डिपार्टमेंट ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। अब आप सोचो अगर इस कैलकुलेशन में यही गड़बड़ हो जाए, हमने गलती से क्या उठा लिया, ये जो ऊपर साइड कैलकुलेशन इसको छोड़कर हमने जो बॉटम वाला कैलकुलेशन अगर वो उठा लिया तो हमारा काम नहीं गलत हो जाएगा। आप बोलो डिपार्टमेंट ए का जो ऊपर कैलकुलेशन आया था वो क्या आया था बेटा, हाँ चला गया यार, शर्मा आ गया, चलो कोई नहीं, बट 22,000 आया था, है ना, और डाउनवर्ड में 19,000 आया था। अब आपको माइनस करना था 22,000 और कर दिया आपने कितना, 19,000। तो ये पहले तो प्रॉफिट गलत होगा, उसके बाद आंसर गलत होगा, उसके बाद कैलकुलेशन गलत होगा। कितनी गलती हो गई, 3 तो मैंने गिना दिया। अब आपको लगता है नंबर मिलेगा हाँ हो सकता है ICAI दे दे, बट मेरे को इस गलती के बाद मैं तो नंबर उड़ा देता हूँ। रीजन देखो, मेरे को ना पता नहीं क्यों ऐसा है, दिक्कत है अपने अंदर से, इंटरनली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऊपर से, कि मेरे को जब गलती दिखती है तो मेरे को करता ना काट दो, है ना, बता के तो काटता हूँ ना कम से कम, बेचारे का बिना बताए कट गया था, है ना। आज के दिन तो अलग ही से, बजरंग दल ज्वाइन कर रहा है ये, अभी जा रहा है क्लास के बाद जा रहा है, कहाँ पे वो कोई पार्क में घूमेगा लट लेके, है ना। ये उनमें से ना, मेरा नहीं तो किसी का नहीं, है ना, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, वो कुमार विश्वास की लाइन है, ठीक है। सो हैव यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस चैप्टर। अभी समय तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है खासकर चैप्टर में, केवल आपको स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में समझाया और एक छोटा सा कैलकुलेशन दिया है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन है वो शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। सो आप इसको एक बार रिकॉल करके आना, सेम ही क्वेश्चन को दोबारा करके आना, ठीक है बेटा। और टेस्ट फ्राइडे को होगा, डन। सो विल डिस्कस अबाउट दैट। कोई डाउट होता है, कुछ भी चाहिए मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो आप, नंबर ग्रुप में आपको अवेलेबल है, और नहीं अवेलेबल तो आप आस पड़ोस में दोस्तों से ले लेना, सबके पास मिले ना। हाँ डन भेज दो, अगर होगा तो भेज दूंगा, नहीं है तो एक क्वेश्चन का फोटो मिल गया ना, उसको करके आना, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी तेरा क्वालिटी गिरा, चलो बेटा, अमीर